Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study hitchhiking across the Sahara Desert. It is from Heroes section and it is written by G.F. Lamb. According to examination point of view, only questions and answers and objective part are given from this. Now let's start the lesson. Title is hitchhiking, means first of all here hitchhiking across the Sahara Desert. hitchhiking किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पर सफ़र करना जहाँ पर अपनी गाड़ी इस्तेमाल ना की गई हो बल्कि किसी से गाड़ी लेकर उस गाड़ी में बैठ कर सफ़र करना, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं कि लिफ्ट लेकर किसी की जगह पर सफ़र करना। सहारा सहरा ये दुनिया के सबसे बड़े सहराओं में से एक है जो नॉर्थ अफ्रीका का इलाका ये मुकम्मल तौर पर इसमें कवर हो जाता है। जैसे इस लेसन के बिल्कुल शुरू में लिखा हुआ है कि अगर कोई बहुत बड़ा एक जिन उस पूरे के पूरे बरतानिया को उठाकर सहरा में किसी एक जगह पर रख दे तो हमारे लिए उसे ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस लिहाज से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सहरा वसत के एतबार से कितना बड़ा है। हिच हाइकिंग मीन्स, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी से लिफ्ट लेकर सफ़र करना, इसको उर्दू में ये भी कह सकते हैं बेगार की गाड़ी में सफ़र करना, बग़ैर पैसों के सफ़र करना। ट्रैवल बाय गेटिंग फ्री लिफ्ट्स इन पासिंग व्हीकल्स अक्रॉस, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द टाइटल अक्रॉस। अक्रॉस मीन्स टू क्रॉस फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ अ थिंग टू अनदर, किसी भी जगह के एक किनारे से दूसरे किनारे तक सफ़र करना, उसको पार करना, उसके लिए अक्रॉस का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। तो सहारा हम पहले बात कर चुके हैं कि ये बहुत बड़े सहरा का नाम है। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द लेसन। Hitchhiking across the Sahara by G.F. Lamb. If a giant were to pick England up and put it down in the middle of the Sahara Desert, we should have quite a task to find it. If a giant were to pick, आम तौर पर थर्ड पर्सन जो सिंगुलर हुआ करते हैं उनके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इफ़ के साथ हमने वर लिखा हुआ देखा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर जायंट है। इफ़ अ जायंट वर, हत्ता कि जायंट तो एक सिंगुलर चीज़ का नाम है, तो जो सिंगुलर हुआ करते हैं उनके साथ तो वॉज हो सकता है, इज़ हो सकता है, हैज़ हो सकता है, या वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको आम तौर पर हम अनरियल पास्ट कहते हैं, और अनरियल पास्ट से मुराद ये है कि ऐसे एक्शन जो फिल वक्त हकीकत में बिल्कुल भी मुमकिन ना हो उनको अनरियल पास्ट कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इफ़ अ जायंट वर लिखा हुआ, ये चार अल्फाज हैं आम तौर पर जिनको अनरियल पास्ट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि वर अभी हमने इस सेंटेंस में पढ़ा, एज इफ़, एज दाउ, विश और वुड दैट। तो यहाँ पे इन सब के साथ अगर किसी भी सेंटेंस में इन अल्फाज में से कोई एक आ जाए तो वो अनरियल सिचुएशन को इंडिकेट करते हैं। तो सेंटेंस का मतलब ये बना इफ़ अ जायंट वर टू पिक इंग्लैंड अप, जो कि हकीकत में तो पॉसिबल ही नहीं है ये कि अगर एक जिन इंग्लैंड को उठाए एंड पुट इट डाउन इन द मिडल ऑफ द सहारा डेजर्ट, और सहारा के एन वस्त में किसी जगह पर रख दे, वी शुड हैव क्वाइट अ टास्क टू फाइंड इट, तो हमें उसको तलाश करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यानी हमारे लिए ये नामुमकिन हो जाएगा कि हम सहारा को ढूंढ सके, सहारा में रखे हुए उस इंग्लैंड को ढूंढ सके। दूसरी बात, जब हम किसी भी डेजर्ट का नाम लिखते हैं तो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सहराओं के नामों के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल दी लाजमी लिखा करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस सेंटेंस में द सहारा डेजर्ट लिखा है। द फुल सहारा एरिया स्ट्रेचिंग ऑलमोस्ट द कंप्लीट विड्थ ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, ये सहारा रेगिस्तान नॉर्थ अफ्रीका के मुकम्मल इलाके में फैला हुआ है और ये मैनी टाइम्स द साइज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और अगर इस सहारा का मुकाबला मुवाजना किया जाए ग्रेट ब्रिटेन के साथ, बरतानिया के साथ, और बरतानिया बजाते खुद 4 ममालिक का मजमुआ है, तो ग्रेट ब्रिटेन फिर भी छोटा रह जाएगा और यह सहारा रेगिस्तान उससे भी कई गुना बड़ा होगा।
अबाउट, अब ये अभी जो हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा, तो इसमें से एक सवाल भी पूछा जा सकता है, यानी द साइज ऑफ सहारा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ सहारा, या अगर कंपैरिजन पूछा जा सकता है कि सहारा का अगर मुवाजना किया जाए ग्रेट ब्रिटेन के साथ तो कौन ज़्यादा बड़ा होगा। तो इस पैराग्राफ को हम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तस्वुर करते हैं। सेकंड पैराग्राफ में अबाउट हाफ ऑफ द जाइगैंटिक एरिया इज मेनली अंडर फ्रेंच कंट्रोल, कि ये सहारा रेगिस्तान बहुत बड़ा है लेकिन इसका तकरीबन निस्फ इलाका ये फ्रांस की हुकूमत के ज़ेरे तसल्लुत है, यानी फ्रांस ने इन पर कब्जा किया उन इलाकों पर। तो इसलिए लिखा कि इसका जो जाइगैंटिक ह्यूज, बहुत बड़ा, उसे कहा जाता है जाइगैंटिक, इमेंस, कोलोसल, मैसिव, ह्यूज। तो तकरीबन उसने कहा कि इसका ज़्यादातर हिस्सा फ्रांस के कब्जे में आता है। वेरी रिसेंटली इंडीड, ये वर्ड रिसेंटली जिसको हम कहते हैं हाल ही में, कुछ ही अरसा पहले, ये सेंटेंस जो वेरी रिसेंटली से शुरू हो रहा है, तो रिसेंटली लफ्ज़ आम तौर पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है और ये एमडी कैट के हवाले से ये सेंटेंस बहुत अहमियत रखता है और ये आ भी चुका है। तो वेरी रिसेंटली इंडीड द डिस्कवरी ऑफ ऑयल बीनीथ द सैंड हैज बिगन, हैज़ के बाद वो की थर्ड फॉर्म बिगन इस्तेमाल की गई, और अभी यहाँ पर लिखा हुआ कि वेरी रिसेंटली, जैसे मैंने बताया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो वेरी रिसेंटली इंडीड द डिस्कवरी ऑफ ऑयल beneath the sand has begun to bring changes, कि हाल ही में इस रेत के नीचे तेल की दरियाफ्त ने बहुत सी तब्दीलियां लाना शुरू की। But less than 3 years ago, most of the area had for countless years consisted of immense stretches of barren sand. लेकिन तकरीबन 3 साल कबल ये इलाका बेशुमार सालों से बेआबो गया था, वीरान पड़ा हुआ था, यानी वहां पर हर तरफ रेत ही रेत थी और किसी भी किस्म का सब्जा वेजिटेशन वहां पर मौजूद ना था। इंटेंसली हॉट ड्यूरिंग द डे, और दिन के वक्त देखा जाए, चूंकि सहरा है, सहरा रेत पर मुश्तमिल है और रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाया करती है, तो इसलिए यहां पर उसका तज़किरा किया गया कि इंटेंसली हॉट ड्यूरिंग द डे, के दिन के वो शदीद गर्म होती रेत, with few water wells and little vegetation, और वहां पर पानी के कुएं ना होने के बराबर थे। यहां पर few का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। few अकेला लिखा जाए तो हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, मिसाल के तौर पर, और ये काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर I have few friends, यानी मेरे ना होने के बराबर दोस्त हैं। There are few people on the roads, सड़कों पर ना होने के बराबर लोग हैं। तो अगर हम इससे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल ए लिख देंगे तो फिर ये पॉजिटिव सेंस रख देगा, यानी निस्बतन कंपैरेटिवली तादाद थोड़ी सी ज्यादा है। तो यहाँ पर उसी का तज़किरा किया गया, विद फ्यू वाटर वेल्स एंड लिटिल वेजिटेशन, और यहाँ पर वाटर वेल्स, पानी के कुएं, बहुत ही कम है, यानी ना होने के बराबर, और सब्जा तो बिल्कुल ही कम है। अब लिटिल का वर्ड इस्तेमाल किया गया, ये भी एडजेक्टिव है। अ लिटिल भी पॉजिटिव कॉन्सेप्ट नहीं रखता, क्योंकि अकेला लिटिल नेगेटिव है, इसके साथ भी फ्यू की तरह अगर ए का इजाफा किया जाए तो अ लिटिल बन जाता है, निस्बतन थोड़ी सी ज्यादा मिकदार। तो यहाँ पर जो बात की गई कि पानी के कुएं भी ना होने के बराबर हैं और सब्जा भी बिल्कुल कम हुआ करता है। लार्ज पार्ट्स वर ऑलमोस्ट अनइनहैबिटेड, और इस इलाके के, इस सहरा के बहुत ज्यादा इलाके ऐसे हैं जहां पर आबादी नहीं है, वो बेआबाद हैं। इन अदर पार्ट्स देयर वर जस्ट अ फ्यू टाउन्स वेरी वाइडली स्कैटर्ड एंड ओकेजनल वॉन्डरिंग ट्राइब्स ऑफ अरब्स और बर्बर्स। इन अदर पार्ट्स, दूसरे इलाकों में, अगर इस सहरा के, चूंकि ये बहुत दूर दराज इलाकों तक फैला हुआ है, ये हम बात करें 1956 से पहले की और कुछ साल बाद तक की, लेकिन आज जैसा कि इस साल की बात की जाए, बहुत हद तक डेवलपमेंट्स वहाँ पर हो चुकी हैं। कई जो अफ्रीकन कंट्रीज जिनको पहले कोई नहीं जानता था, अब वो भी मंजर आम पर आ चुके हैं, तो जिनका अब बहुत ज़्यादा तज़किरा किया जाता है। तो इसलिए इन अदर पार्ट्स देन वर जस्ट अ फ्यू टाउन्स, के दूसरे इलाके जहां पर बहुत ही कम इलाके मौजूद हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ अ फ्यू टाउन्स,
जो अभी ऊपर 2 लाइंस ऊपर हमने पढ़ा था, अकेला फ्यू लिखा हुआ था, फ्यू वाटर वेल्स, और यहां पर क्या लिखा है, आ फ्यू टाउन्स, यानी कंपैरेटिवली उनकी तादाद अब ज्यादा हो गई है. In other parts, then were just a few towns very widely scattered, और कुछ इलाके हैं जो दूर दूर बिखरे हुए हैं, and occasional wandering tribes of Arabs और Berbers, और खाना बदोश अरबों के या बर्बर, जो पुराने जमाने में बी कैपिटल लिखा हुआ, ये प्रॉपर नाउन है, ये नॉर्थ अफ्रीका के बाशिंदों को कहा जाता है बर्बर. ये टिपिकल एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं नॉर्थ अफ्रीकन पीपल के लिए. तो इनको अब बद्दू भी कह सकते हैं और वैसे बर्बर लोग भी कह सकते हैं. मुख्तलिफ अल्फाज में अगर देखा जाए तो बद्दू के अलावा बर्बर को वैशी कबीला भी तस्वुर किया जाता था, लेकिन इस लेसन में उसका किसी भी किस्म कोई अलामत हमें नहीं मिलती. और कभी कभार खाना बदोश अरबों और बर्बर जो काफिले वो इधर उधर भटकते हुए चलते फिरते दिखाई देते हैं. तो अब तक जो हमने पैराग्राफ्स पढ़े उनमें जो मुख्तलिफ अल्फाज जो डिफ़िकल्ट हैं अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जिनके सिनोनिम पूछे जा सकते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. जैसे पहला लफ्ज़ हमने जाइगेंटिक पढ़ा था फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, तो जाइगेंटिक मीन्स ह्यूज. सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन में ये लफ्ज़ लिखा हुआ था, जाइगेंटिक मीन्स ह्यूज, इमेंस, कॉलोसल, मैसिव, जाइगेंटिक. अनइनहैबिटेड, जहां पर आबादी बिल्कुल मौजूद ना हो, अनपॉपुलेटेड, अनऑक्यूपाइड, डेजर्टेड और अनपॉपुलर, अनपीपल्ड. अनपॉपुलेटेड मीन्स अनपीपल्ड, जहां पर लोग आबाद मौजूद ना हो. सेट्रैचेस, दूर दूर तक वुसअत के साथ फैले हुए इलाकों को सेट्रैचेस कहा जाता है. तो एक्सपेंस एरियाज, वास्ट एरियाज, ह्यूज एरियाज. नेक्स्ट है ओकेजनल. ओकेजनल मतलब होता है कहीं कहीं चलते फिरते भटकते हुए. तो इरेगुलर, स्पोर्डिक, फ्यू. चलिए नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है जी सेट्रैचिंग. सेट्रैचिंग कहते हैं फैले हुए इलाके को एक्सटेंडिंग, एक्सपैंडिंग, सेपरेटिंग एंड रेंजिंग. जो रेंज कहते हैं कि वुसअत को, उसको उस लिहाज से वर्ड रेंजिंग लिखा हुआ है. नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं जी. तो हार्डली कहते हैं कंपैरेटिवली मुश्किल हो, बहुत मुश्किल, बड़ी मुश्किल से. हार्डली मीन्स स्केर्सली, शायद ही. हार्डली द लैंड, शायद कि ऐसा इलाका. वन मीन्स एनीवन, कोई भी शख्स हो सकता है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है. वन वुड थिंक इन विच टू गो हिचहाइकिंग, कि ऐसे इलाके में शायद ही कोई ये तसव्वुर करे, सोचे कि वो लिफ्ट लेकर मुफ्त सफर करे. Yet this was just the mode of travel that Robert Christopher, a young American, decided to adopt in the Sahara crossing, which he began in 1956. तो क्रिस्टोफर जो एक अमेरिकन नौजवान था, उसने सहारा को पार करने के लिए ये जरिए सफ़र इख्तियार किया कि मुफ्त और लिफ्ट लेकर सफ़र किया जाए. और इस सफ़र का आगाज़ उसने 1956 में किया. When he was a child, जब वो एक बच्चा था, every time he was naughty, मुसलसल वो शरारतें करता, यानी बहुत ही शरारती किस्म का बच्चा था वो. His foster mother used to threaten to send him to Timbuktu. तो उसकी जो फोस्टर मदर रजाई वालदा थी, उसने जब भी देखना कि क्रिस्टोफर शरारतें कर रहा है, वो उसको थोड़ा सा थ्रेट करने के लिए, डराने के लिए कि शरारतें करने से रुक जाए, बाज आ जाए, उसे कहते अगर तुमने अपनी शरारतें ना रोकी मैं तुम्हें टिम्बकटू भेज दूंगी. When he was a child, every time he was naughty, his foster mother used to threaten to send him to Timbuktu. Instead of alarming him, बजाय इसके कि वो ये बात सुन के कि उसकी वालदा उसको डरा रही कि तुम्हें टिम्बकटू भेज देंगे, तो डरने की बजाय क्या होता कि द आइडिया aroused in him a keen desire to this distance. अब यहाँ पे क्या था कि अक्सर हुआ करता है कि हम भी बच्चों को डराते हैं कि जिन आ जाएगा, वो पकड़ के ले जाएगा, मुख्तलिफ किस्म के हम भी बहाने हीले बनाते हैं बच्चों को डराने धमकाने के, बच्चे शरारतें करने से बाज आ जाएं. तो इसी तरह उसकी फोस्टर मदर ने कहा कि अगर तुमने शरारतें करने से तुम बाज ना आए तो तुम्हें मैं टिम्बकटू भेज दूंगी. तो अभी जिस सेंटेंस में इंस्टेड ऑफ अलार्मिंग हिम, बजाय इसके कि वो खौफजदा हो जाता, तो उसके खौफजदा होने की बजाय
इस ख्याल ने उसके दिल के अंदर इस दूर उफ्तादा शहर, इस दूर दराज शहर जो टिम्बकटू था, उसको देखने की ख्वाहिश पैदा कर दी। यानी एक क्यूरियोसिटी, एक तजस्सुस पैदा हो गया कि मैं जो मर्जी हो जाए, अब तो मैं इस इलाके में जाकर रहूंगा, ये टिम्बकटू है क्या। तो इस पैराग्राफ में आने वाले अहम जो अल्फाज हैं उनके मीनिंग्स और सिनोनिम्स की तरफ जाते हैं। अराउज्ड का मतलब हमने इसमें देखा, अराउज मींस स्टिर्ड अप, कॉज्ड मतलब किसी चीज की वजह बनना, किसी की तस्कीन को बढ़ा देना। थ्रेटन मींस वॉर्न, धमकाना, डराना, धमकाना, थ्रेटन। या समटाइम्स हम किसी को डांटने डपटने के लिए भी इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, जैसे एडमॉनिश है, रिब्यूक हुआ करता है। उसके बाद इमेंस मींस वास्ट, एनॉर्मस, जाइगेंटिक। इंटेंसिफाई या इंटेंसली, शिद्दत से, बहुत ज्यादा, सवियरली, टेरेबली, वेहेमेंटली। वेजिटेशन सब्जा को कहा जाता है, यहाँ पर सब्जा मौजूद है, फसलें मौजूद हैं, फलदार दरख्त मौजूद है, ये वैसे कोई दरख्त मौजूद है उनको कहा जाता है वेजिटेशन। हर्बेज ग्रीनरी। मोड मीन्स या मेथड कहा जाता है, तरीकाकार। और उसके बाद अलार्मिंग, अलार्मिंग मीन्स थोड़ा सा डर, खौफ पैदा हो जाना, डरना, डराना, धमकाना। तो इसके सिर में बन जाएंगे फ्राइटनिंग, हॉरिफाइंग और शॉकिंग। नेक्स्ट पैराग्राफ। बाय द टाइम he was a young man, he was firmly gripped by wanderlust. जब वो नौजवान हो गया, वो जवान हुआ, सने बलूगत तक पहुंचा, तो फिर उसमें ग्रिप्ड, गिरफ्त में आ लिया। किस चीज ने उसको अपनी गिरफ्त में कर लिया? द वांडरलस्ट। वांडर मीन भटकना, आवारागर्दी करना। तो यानी घूमने फिरने, सैरो सियाहत ने उसके दिमाग पर गिरफ्त पा ली। जब वो सने बलूगत को पहुंचा तो आवारागर्दी ने या घूमने फिरने के शौक ने उस पर पूरी तरह गलबा पा लिया। His first adventure was to go round the world at the cost of $80. $80 in that time it was about 28 pounds. तो जो उसकी पहली मुहिम थी, चूंकि वो बचपन से ही शरारती था और जैसे जैसे बड़ा होता गया उसमें एक जोश, जज्बा, जुस्तजू, शौक पैदा होता गया, एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती गई कि अब मैंने मुख्तलिफ इलाकों में घूमना फिरना है। तो उसका जो पहला एडवेंचर था, हिज फर्स्ट एडवेंचर वाज टू गो राउंड द वर्ल्ड इन जस्ट $80। तो उसका जो पहला कारनामा, पहली मुहिम थी, वो महज $80 में पूरी दुनिया के गिर्द चक्कर लगाना था। After this, he determined that his next journey should be to travel right across the Sahara from Algiers on the north coast of Africa to Timbuktu, which is near the river Niger in the extreme south of the Great Desert. एक मुहिम मुकम्मल करने के बाद, यानी दुनिया के गिर्द $80 में चक्कर लगाने के बाद, उसका जो दूसरा काम वो ये था कि उसने ये प्लान किया, मंसूबा बनाया कि वो अब शुमाली अफ्रीका जो साहिल अल्जेर से टिम्बकटू तक फैला हुआ है, उस पूरे के पूरे इलाके की सैरो सियाहत करना था। तो इसके बाद उसने फैसला किया कि उसका अगला सफर शुमाली अफ्रीका के साहिल अल्जेर से टिम्बकटू तक है, जो उस इंतहाई जनूब में दरियाए नाइजर के करीब वाक़ है। अब इस पैराग्राफ में से भी एक सवाल बन सकता है। जैसे जैसे हम ये लेसन पढ़ते जाएंगे, इसके जो अहम सवालात हैं हम उनका भी तज़किरा करते जाएंगे। सवालात और जवाबात को अटेम्प्ट करते हुए आपने एक चीज़ को अच्छी तरह जहन में रखना है कि जिस टेंस में सवाल पूछा जाएगा उसी टेंस ने आपने जवाब देना है। मिसाल के तौर पर अगर सवाल प्रेजेंट टेंस में पूछा गया है तो उसका जवाब भी प्रेजेंट टेंस में होगा, और अगर सवाल पास्ट टेंस में पूछा गया है तो उसका जवाब भी पास्ट टेंस में दिया जाएगा। तो इस पैराग्राफ में से ये सवाल पूछा जा सकता है कि उसका पहला एडवेंचर क्या था, व्हाट वाज द फर्स्ट एडवेंचर ऑफ क्रिस्टोफर। ये उस पहला सवाल यानी पहली मुहिम के बारे में सवाल पूछा जा सकता है, जो इस पैराग्राफ में उसका मुकम्मल आंसर मौजूद है। तो अभी हमने इस पैराग्राफ में एक वर्ड पढ़ा था, वॉन्डरलस्ट। इसका सिनोनिम अगर देखा जाए तो मीन डिजायर टू रोम अबाउट और वॉन्डर और रोव, ROVE, रोव। दूसरा वर्ड इसमें जो इंपॉर्टेंट जो सिनोनिम के एतबार से पूछा जा सकता है वो ग्रिप था,
किसी चीज पर मुकम्मल तौर पर हावी कर लेना, हावी हो जाना, तो सीज्ड, ग्रास्प्ड, क्लच्ड या होल्ड। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते जी। द ट्रांस सहारा जर्नी बिगेन एट अ लिटिल टाउन बसादा, known to the natives as the port of the Sahara, for it is here that the desert really starts. अब यहां से यानी जहां से उसने सफर का आगाज किया, वैसे तो वो जो अल्जीयर्स था मुकाम, वहां से उसने चलना शुरू किया। तो चलते चलते, जैसे मिसाल के तौर पर हमने अपने घर से इस्लामाबाद तक का सफर करना है, तो हम पहला काम क्या होगा कि हम इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले मोटरवे तक पहुंचेंगे। तो यूं समझ लीजिए कि अपने घर से मोटरवे तक जाने का जो फासला है उसको उसने यहाँ पे अल्जीयर्स से बुसादा तक का लिखा, यानी अल्जीयर्स उसका घर कह लें और बुसादा वो मोटरवे का स्टार्ट कह लें, और मोटरवे का स्टार्ट से लेकर इस्लामाबाद तक कह लीजिए कि टिम्बकटू बनता है। तो ये वो पैसेज है जहां पे असल उसके सफर का आगाज होता है। तो टर्म यहां पर यूज किया ट्रांस सहारा। ट्रांस सहारा यानी कि ट्रांस मींस क्रॉस करना। तो सहारा को पार करने का जो सफर था वो एक छोटे से इलाके बोसादा से शुरू हुआ। तो सहरा के बीचों बीच सफर एक छोटे कस्बे बोसादा से शुरू हुआ, जिसे मुकामी लोग, जो उस इलाके के जो नेटिव पीपल थे, वहां के लोकल पीपल थे, वो पोर्ट ऑफ द सहारा यानी कि सहारा के आगाज, सहारा की बंदरगाह कहा करते थे, क्योंकि उसी इलाके से बोसादा से सहारा का आगाज होता था। क्रिस्टोफर discovered that a desert truck was leaving for the south shortly. तो जब क्रिस्टोफर बोसादा पहुंचा तो उसको पता चला कि कुछ ही देर में यहां से एक ट्रक है, वो ट्रक सफर करने का आगाज शुरू होने वाला है, यानी कि ट्रक निकलने वाला है। चूंकि वो सहराई इलाके थे तो उसमें आम जैसे हमारी गाड़ियां, सादा गाड़ियां घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी इन गाड़ियों जैसी कारें वहाँ पर इस्तेमाल नहीं होती। वहाँ पर मखसूस किस्म के जो ट्रक्स हैं या जीप्स हुआ करती हैं, उनको, जिनको पेट्रोल जीप्स कहा करते हैं, इसी लेसन के एंड पे जाके हम उनका भी तस्करा पढ़ेंगे। तो उन जीप्स को हम इस्तेमाल करते हैं सफ़र करने के लिए, या जो ट्रक्स हैं वो ट्रक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्रिस्टोफर को पता चला, डिस्कवर्ड मीन्स केम टू नो, उसको पता चला कि एक डेजर्ट ट्रक है, सहराई ट्रक, जो कुछ ही देर में जुनूब की तरफ सफर उसका शुरू होने वाला है। एंड ही अरेंज विद द ड्राइवर टू बी गिवन अ लिफ्ट एज फार एज इट वेंट। तो क्रिस्टोफर उस ड्राइवर के पास गया, उस ट्रक के ड्राइवर के पास गया और उसको जाके थोड़ा सा रिक्वेस्ट की कि आप जा ही रहे हैं तो मुझे भी साथ ले जाएं। जैसा कि हमने लेसन के शुरू में भी इसको डिस्कस किया था, चूंकि ये हिच हाइकिंग है, यानी कि वो ट्रक वाला ना तो उसको जानता था और ना उसने उसको पे किए, यानी लिफ्ट का उसने कहा उसको। तो उसने ड्राइवर के साथ ये तय कर लिया कि जहां तक, जो वर्ड यहां पे एज फार एज इट वेंट, कि जहां तक आप जा रहे हैं मुझे भी साथ ले जाएं। द कंडीशंस, यानी सफर शुरू हो गया जी। द कंडीशंस वर एगोनाइजिंग, जो हालात थे वो इंतहाई ज्यादा पैथेटिक थे, काबिले रहम किस्म के थे, बहुत ही अजियतनाक तकलीफ द सूरत हाल थी, क्योंकि क्रिस्टोफर को तो पहले नहीं पता था। मिसाल के तौर पर अगर हमने कभी भी किसी वैगन का सफ़र ना किया, लोकल वैगन का सफ़र ना किया हो, और अगर हमें वो सफ़र करना पड़ जाए, वो धक्कम पेल वाली सिचुएशन हो, तो हम बहुत जल्दी उससे बेजार हो जाएंगे, हो सकता है कि हम आउट ऑफ सेंसेस हो जाएं। तो यही कुछ कैफियत जो थी वो किसके साथ थी, वो क्रिस्टोफर के साथ थी। तो जैसी सफ़र का आगाज होता है, द कंडीशंस वर एगोनाइजिंग, वो हालात नाकाबिले बर्दाश्त थे, वो तकलीफदा थे। क्यों? वजह ये थी, 3 men, ड्राइवर, ग्रीजर एंड पैसेंजर, जो कि ट्रक में तो पीछे तो मिसाल के तौर पर अगर वो, जैसे हम अक्सर रोड्स पर देखते हैं कि वो ऑयल टैंकर हुआ करते हैं कि ट्रक आगे केबल है, पीछे एक बड़ी सी टैंकी लगी होती है, तो हो सकता वैसा हो, या रेत वाले बजरी वाले ट्रक हो, तो ऐसा कोई ट्रक भी हो सकते, लेकिन वहां पर पीछे बैठने की जगह नहीं हुआ करती। तो फिर आगे एक केबन है, ड्राइवर बैठा हुआ, उसका हेल्पर जिसको ग्रीजर कहते हैं, बसेस में जैसे कंडक्टर हुआ करते हैं, तो यहाँ पर वो ग्रीजर था। तो उसके साथ ही घुस के कौन बैठ गया? क्रिस्टोफर बैठ गया।
सहरा में तो वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी हुआ करती है। तो जब वो तीनों इकट्ठे बैठे, दिन का वक्त है, सफर शुरू होता है और शदीद गर्मी का मौसम है, तो हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। द कंडीशंस वर एगोनाइजिंग, 3 men, ड्राइवर, ग्रीजर एंड पैसेंजर, sat by sat। यहां से जो हमने लेसन अभी शुरू किया, ये एक किस्म का एक स्टोरी मोड शुरू हो चुका हमें, यानी यहां से हम कहानी शुरू हो रही। यहां से आगे देखें कि जैसे कोई बंदा कहानी सुना रहा हो, एक वैसे कहानी शुरू हो जाती है। इसके लिए हम यहाँ पे कहेंगे स्टोरी मोड शुरू हो चुका हुआ है। और आम तौर पर जो स्टोरी मोड होता है या स्टोरी हुआ करती है, वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाती है। इसीलिए यहाँ पे जो वर्ड हमने अभी पढ़ा कि वो तीनों आदमी सैट, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है। सैट बाय सैट these three men, driver, greaser and passenger, sat side by side in the front seat, traveling at a bare 32 kilometers an hour। ये इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त जगह थी, क्योंकि एक नशिस्त पर 3 लोग बैठे हुए, फ्रंट उसका जो केबिन है, ड्राइवर, ग्रीजर और पैसेंजर। और ट्रक जो कि रेत का इलाका है, तो वहां पर तो तेज रफ्तारी दिखाई ही नहीं जा सकती। तो 32 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर जारी था। While the temperature rose steadily, अगर उन्होंने सुबह के वक्त 7-8 बजे सफर शुरू किया, जैसे जैसे सूरज बुलंद होता जाएगा, गर्मी बढ़ती जाएगी। चूंकि गर्मी कैसे बढ़ेगी, रेत है, रेत जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और ज्यादा हीट अप होता जाता है एटमॉस्फेयर। In 2 hours, a flask of cold water became hot enough to make tea। तो 32 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अगर ट्रक सफर करेगा और गर्मी शिद्दत की हो जाएगी, तो अगर उनके पास ठंडे पानी की एक बोतल भी मौजूद हो, तो 2 घंटे में वो ठंडे पानी की बोतल में पानी इतना गर्म हो जाएगा कि उससे आराम से चाय बनाई जा सकती हो। तो इस पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनके सिनोनिम्स भी हम साथ देख लेते हैं। तो वर्ड थे एगोनाइजिंग, तकलीफ दा, अजियतनाक, द टॉर्चरस, एक्सक्रूशिएटिंग, एक्यूट, पेनफुल। नेटिव्स, सेकंड वर्ड इसमें आया था। नेटिव्स मुकामी लोगों कहा जाता है, लोकल, टाउनी, लुकलाइट। उसके बाद ये आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। प्रेजेंटली अ फास्ट मूविंग वेपन्स करियर। अब ये जो वेपन्स कहते हैं असलहा बरदार को, तो असलहा बरदार एक जो कैरियर, कैरी कहते हैं उठा लेना, जैसे आई हैव कैरिड अ लैपटॉप और अ टैब। तो कैरियर कैरी करना। दूसरा वर्ड तो करियर, करियर कहते हैं पेशा, कोई भी पेशा जिसको हम प्रोफेशन कह सकते हैं। तो यहां वर्ड जो कि वेपन्स कैरियर। तो प्रेजेंटली उसी वक्त कुछ ही देर में एक तेज रफ्तार, फास्ट मूविंग, तेज रफ्तार असलहा बरदार ट्रक ओवरटुक देम, उन तक जा पहुंचा या उनसे आगे गुजरी वो गाड़ी। क्रिस्टोफर स्टॉप्ड इट। अब जैसे क्रिस्टोफर ने देखा कि उनसे तेज रफ्तार एक ट्रक गुजरा, तो उसने फौरन, क्रिस्टोफर ने किसी तरह से उसको रोका। एंड begged लेफ्टिनेंट in charge to relieve him from the misery of slowly breaking to death at 20 miles an hour। तो क्रिस्टोफर ने उससे दरखास्त की कि मुझे मेरी जान छुड़ा दो, कि इस इतनी सुस्त रफ्तार ट्रक में, अभी हमने जो पिछला पैराग्राफ पढ़ा वहां पर लिखा था 32 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रहा था, और अभी हमने लिखा कि 20 माइल्स, यानी बोथ आर ऑलमोस्ट इक्वल। पहले उनका जिक्र किया गया था किलोमीटर में, और अब उसका तज़किरा किया गया है माइल्स, मील के अंदर। तो क्रिस्टोफर ने उस लेफ्टिनेंट, अगर इस वर्ड को हम ब्रिटिश एक्सेंट में पढ़ेंगे तो उसको लेफ्टिनेंट पढ़ा जाता है, और अगर हम इसको अमेरिकन एक्सेंट पढ़ेंगे तो इसको लेफ्टिनेंट पढ़ा जाता है। तो बिकॉज वी आर फॉलोइंग स्टैंडर्ड इंग्लिश, दैट इज ब्रिटिश एक्सेंट, तो वी हैव टू प्रोनाउंस दिस वर्ड एज लेफ्टिनेंट। तो क्रिस्टोफर ने उस ट्रक को रोका। उसमें जो उस वक्त इंचार्ज था उस वेपन्स कैरियर का, उस वेपन्स कैरियर ट्रक का इंचार्ज लेफ्टिनेंट था, उसको दरखास्त की कि वो इसे इस मुसीबत से निजात दिलाए कि वो 20
मील फी घंटा की रफ्तार से जो आहिस्ता आहिस्ता, जो वर्ड बड़ी प्यारी टर्म यहां पर यूज की गई, स्लोली बेकिंग टू डेथ, कि मैं आहिस्ता आहिस्ता, जैसे बारबेक्यू होता है ना कि आहिस्ता आहिस्ता वो बोटियां जो हमने कोयलों के ऊपर रखी होती हैं वो इट टेक्स टाइम, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन वो एंड पे बारबेक्यू बन जाता है। तो क्रिस्टोफर ने उस पर दरखास्त की कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये भून कर मौत के मुंह में जाने से बचा लो। द लेफ्टिनेंट pointed out that strict military regulations forbade the carrying of civilians, तो परमिशन नहीं होती। तो इसी तरह लेफ्टिनेंट ने क्रिस्टोफर्स को कहा कि मुझे इजाजत नहीं है कि मैं भी आपको अपने साथ बिठा सकूं। तो स्ट्रिक्ट मिलिट्री रेगुलेशंस के मिलिट्री के सख्त किस्म के उसूल हैं जो फॉरबिड की सेकंड फॉर्म है फॉरबिड, फॉरबिडन, फॉरबिडन, कि इजाजत नहीं है कि हम तुम्हें भी अपने साथ बिठा लें, कि कैरिंग ऑफ सिविलियंस, के हम आम लोगों को अपने साथ बिठा सकें, यानी गैर फौजियों को फौजियों की गाड़ी में लिफ्ट देने की इजाजत नहीं है। तो फॉरबिड हम डिसअलाउ कह लें उसको। क्रिस्टोफर replied by producing a permit from the war ministry, given him permission to join the French Foreign Legion for a short period in order to collect material for an article. क्रिस्टोफर ने भी कुछ ना कुछ हीले बहाने करने थे, यानी चालाक तो था। ऑब्वियसली जो बंदा फैसला कर रहा है कि इतने बड़े दूर दराज के इलाके में फैले हुए सहारा को बगैर किसी गाड़ी के पार कर रहा है, यानी अपनी गाड़ी के बगैर पार कर रहा है, तो कुछ न कुछ प्लान्स उसने भी बना रखे होंगे। तो फौरी तौर पर जब उस लेफ्टिनेंट ने कहा कि इजाजत नहीं है उनके सिविलियंस को भी अपने साथ कैरी करें, तो उसने कहा कि मेरे पास एक लेटर है। उसने फौरन अपनी जेब से एक लेटर निकाला और खोल के दिखाया कि मेरे पास एक लेटर मौजूद है, ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैंने अपने एक रिसर्च आर्टिकल के लिए कुछ मटेरियल इकट्ठा करना है, कुछ डाटा इकट्ठा करना है, तो इसलिए मुझे फ्रेंच फॉरेन लीजन में शमूलियत के लिए उनके साथ जाने के लिए इजाजत मिली हुई है। तो उसने उस लेटर को दिखा दिया। तो क्रिस्टोफर ने वो उस खत के जरिए जो उसने कहा वजारत जंग का एक इजाजतनामा निकाल कर दिखाया, जिसमें उसे फ्रांसीसी वजारत खारजा के साथ मिलकर एक मजमून के लिए मवाद इकट्ठा करने के लिए मुख्तसर अरसा की इजाजत मिली थी। द परमिशन, वो जो लेटर था उसे परमिशन लेटर कह लिया। द परमिशन हैड लेटर बीन विथड्रॉन। अब इस सेंटेंस को हम दो लिहाज से डिस्कस करेंगे। पहली बात कि जो परमिशन इजाजत थी उसके बाद कैंसिल हो गई। विथड्रॉन वापस ले लेना इजाजत, यानी पहले इजाजत दी फिर किसी वजह से वो इजाजत उससे वापस ले ली गई। दूसरी बात यानी कि वो इजाजत वापस ले ली गई थी। अब यहां पे ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, द परमिशन इजाजत, ये एक नाउन है और ये ऑब्जेक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। और जब भी सेंटेंस के स्टार्ट पर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए फिर वो पैसिव वॉइस हुआ करता है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट में पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैड के बाद ना बीन और फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाया करते हैं। तो इसलिए यहां पर लिखा हैड बीन विथड्रॉन, वो इजाजत वापस ले ली गई थी। दूसरा पॉइंट यहां पर लेटर, LATER, लेटर मीन्स बाद में। बट फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती, यानी कि लक फेवर्स द ब्रेव, कि जो लोग बहादुरी दिखाते हैं किस्मत भी उनका साथ देती है। यानी था तो झूठ बोला क्रिस्टोफर ने कि इजाजत तो वापस ले ली गई थी, लेकिन खुशकिस्मती क्या थी? खुशकिस्मती ये थी कि उस लेफ्टिनेंट ने उस पीस ऑफ पेपर, तो उस परमिशन लेटर को उलट कर नहीं देखा कि उसके पीछे लिखा हुआ था कैंसल्ड। तो खुशकिस्मती ये थी कि लेफ्टिनेंट ने उस परमिशन लेटर को, इजाजतनामे को उल्टा के नहीं देखा और उसके पीछे लगी हुई कैंसल्ड की स्टैंप, मनसूख की मुहर को नहीं देखा। अब इसमें से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, हाउ डिड ही मैनेज टू गेट इन आर्मी ट्रक? कैसे, यानी कि उसने आर्मी ट्रक को रोका और उसे बैठने की इजाजत मांगी और उसके बाद परमिशन मिल गई, उस फौजी ने उसको अपने साथ बैठा लिया। तो यहां पर एक सवाल बन सकता है, हाउ डिड ही मैनेज टू गेट इन द ट्रक ऑफ आर्मी? ये सवाल बन सकता है, जो अभी हमने उसके ऊपर पैराग्राफ में आंसर पढ़ लिया है।
he was dropped at the town of Gadaya, a typical desert city, except that the flies are even more numerous and stickier than they are anywhere else. जब वो यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था उसका, जहां से उसने सफर शुरू किया, वो सादा से चलते चलते बिल लाकर वो आर्मी के उस ट्रक में कहां पहुंच गया, गालडाया के मुकाम पर पहुंच गया। तो गालडाया पे जब उतारा उसने, तो वहां पर उसने एक अजीबो गरीब किस्म का मंजर देखा। कि वो अजीबो गरीब मंजर ये था कि इतनी ज्यादा मक्खियां वहां पे कि हर चीज फ्लाई भी कहते हैं उसको, डोमेस्टिक फ्लाई भी कहा जाता है, हर चीज मक्खियों के एक गुलाफ में ढकी हुई थी। तो उसको जब गालडाया के कस्बे में उतारा गया, ये एक आम सहराई शहर था, अ टिपिकल डेजर्ट सिटी। ये एक आम सहराई शहर था, सिवाय इसके उस इलाके में कोई खास बात ना थी कि उसमें हर जगह पर मक्खियां ही मक्खियां थी, नंबरस, लातादाद, और इवन मोर नंबरस, और वो मक्खियां बहुत ही ज्यादा थी, एंड स्टिकियर, स्टिकी कहते चिपकने वाली, कोई चिपक, जो ग्लू कह लें आप, गम कह लें, यूएचयू स्टिक होती, चिपकती है वो, तो ऐसे वो स्टिकियर, स्टिकर कहते चिपक जाने वाली चीज को, तो उसी से बन गया स्टिकियर। Dan is a comparative, we can use this word for comparison, कि जब Dan आ जाए तो इट मीन्स यहां पर कंपैरिजन मौजूद है, तो Dan से जो चीज पहले मौजूद है उसका कंपैरिजन बाद में लिखी चीज के साथ किया जाता है। तो numerous and stickier than they are anywhere else, तो उस इलाके की गालडाया की जो मक्खियां थी, इसे गादिया भी पढ़ा जाता है, गालडाया भी पढ़ा जाता है, तो गालडाया की जो मक्खियां थी वो पहली बात तादाद में बहुत ज्यादा थी, और दूसरी बात वो चिपकने वाली थी। एनीथिंग दैट हैज द रिमोटेस्ट रिलेशनशिप विद फूड, क्रिस्टोफर स्टेट्स, इज कॉन्स्टेंटली एंड कंप्लीटली कवर्ड विद फ्लाइज। अभी जो ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा, वो मक्खियों की तारीफ करते हुए क्रिस्टोफर कह रहा था कि इस इलाके गालडाया में मक्खियां बेशुमार थीं और वो स्टिकियर, चिपकने वाली थीं। तो फिर उसकी मजीद वजाहत करते हुए क्रिस्टोफर कहता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसका ताल्लुक दूर दूर से भी खाने पीने से हल्का सा भी ताल्लुक बनता हो, इज कॉन्स्टेंटली एंड कंप्लीटली कवर्ड विद फ्लाइज, तो वो चीज जिसका ताल्लुक खाने पीने से बिल्कुल मामूली सा भी हो, मुकम्मल तौर पर मक्खियों से ढकी रहती। They have no hesitation in following the food right into your mouth, and I had to be vigilant until each mouthful was safely behind my teeth. और उनको यानी मक्खियों को, they have no hesitation, उन मक्खियों को बिल्कुल कोई हिचकिचाहट ना महसूस होती इन फॉलोइंग, पीछा करने में, द फूड, खाने का, राइट इनटू योर माउथ, बिल्कुल आपके मुंह के अंदर तक। And I had to be vigilant, और मुझे बहुत ज्यादा एहतियात करना पड़ती, चौकन्ना रहना पड़ता। Until हत्ता के each mouthful was safely behind my teeth, जब तक हर निवाला, mouthful निवाला, morsel मेरे होंठों के, मेरे दांतों के पीछे बाहिफाजत ना पहुंच जाता। I saw many children on the streets, मैंने गलियों में बहुत बच्चे देखे, but I got only a vague idea of what they looked like, for they all wore a mask of flies. मैंने गलियों में बहुत से बच्चे देखे, लेकिन उनकी शक्ल का मेरे जहन में एक गैर वाज़ेह सा तस्वुर पैदा होता, क्योंकि उन सब के चेहरे मुकम्मल तौर पर मक्खियों में ढके होते। इस पैराग्राफ के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स देखते हैं हम। विजिलेंट हमने पढ़ा था, इट मीन्स अलर्ट, वॉचफुल, ऑब्जर्वेंट एंड कॉशियस। हेजिटेशन, हिचकिचाहट होना, रिलक्टेंस, अनसर्टेनिटी और फॉल्टरिंग। ओवरटुक मीन्स caught, passed, beat, exceeded. Pointed out, indicated, highlighted, revealed and showed. Next word, withdrawn means खत्म कर देना, वापस ले लेना, removed, took away, retracted, bared.
numerous लातादाद होना, abundant, plentiful, several, remotest जिस चीज का दूर दूर से कोई ताल्लुक हो से कहा था remotest, most distant, slightest और inaccessible. माउथफुल निवाला को कहा था, निवाला हम जो खाते हैं, माउथफुल, बाइट, मॉर्सल, पीस और पोर्शन. वेग, एम्बिगुअस, अनक्लियर, ऑब्सक्योर, ब्लर्ड, गैर वाज़ेह तसव्वुर होना. अब तक हमने ये देखा कि बुसाता से लेकर वो गर्दाया तक पहुंच गया है, तो उससे लेकर यानी बुसादा से गर्दाया तक उसका सफ़र कैसा रहा और गर्दाया में आने के बाद उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो देखते हैं. तो उसके लिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ. These are the points which we have already discussed from the distance of Bosada to Gardaya. तो ये वो पॉइंट्स हैं जब उसने बोसादा से सफ़र करना शुरू किया और वो गादाया तक पहुंच चुका है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं. तो बोसादा उसका स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से उसका जर्नी शुरू होता है, तो जिसको पोर्ट ऑफ सहारा कहा गया है. बोसादा पोर्ट ऑफ सहारा. फिर फर्स्ट ट्रक, बोसादा में जिस ट्रक में वो बैठा था, फर्स्ट ट्रक वोस्लाउ, वो 32 किलोमीटर्स एन आवर की स्पीड से वो सफ़र कर रहा था, जहाँ पे अगले केबन के अंदर ड्राइवर, ग्रीजर और तो साथ उसके क्रिस्टोफर बैठा हुआ था. और उसके बाद सेकंड ट्रक है. सेकंड ट्रक ये आर्मी का ट्रक था, आर्मीज वेपन करियर. ये आर्मी का ट्रक था जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म का असलहा पड़ा हुआ था, तो इसलिए आर्मीज वेपन कैरियर, बट नो परमिशन टू टेक सिविलियंस. लेकिन उस ट्रक में सिविलियंस को बैठने की इजाज़त ना थी. तो इजाज़त हासिल करने के लिए फिर क्या किया था, क्रिस्टोफर शोड लेटर फ्रॉम वॉर मिनिस्ट्री. क्रिस्टोफर ने एक आर्टिकल मुकम्मल करने के लिए जो फ्रेंच फॉरेन लीजन ज्वाइन करना था उसके लिए एक लेटर बनवा रखा था. तो वो लेटर वो दिखाता है, लेकिन खुशकिस्मती क्या थी कि उस लेफ्टिनेंट ने उस लेटर की बैक साइड नहीं देखी जहां पर कैंसल्ड की स्टैंप लगी हुई थी, और उसको बिठा लिया और उसका सफ़र चलता गया. उसके बाद उस आर्मी वेपन कैरियर ने, उस ट्रक ने उसको गाडाया के मुकाम पर उतार दिया जो एक कस्बा टाइप इलाका था. तो रीच गाडाया, इट वॉज अ टिपिकल डेजर्ट सिटी. ये एक मखसूस सहराई इलाका था, जैसे कि हम सहरा हुआ करते हैं. तो उस टिपिकल डेजर्ट सिटी के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें या अहम चीज़ें क्रिस्टोफर ने देखी वो क्या थी, सबसे जो नुमाया चीज़ थी वो वहाँ की मक्खियाँ थीं. नंबरस एंड स्टिकियर फ्लाइज. एक तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, हर चीज़ जो खाने पीने की अशिया थी या बच्चे घूम फिरे थे, मुकम्मल तौर पर वो मक्खियों के नकाब में ढके हुए थे, और वो चिपकने वाली है, जहाँ बैठ जाती उठती ही नहीं थी, फ्लाइज थी. किड्स लुक्ड लाइक वेयरिंग मास्क फ्लाइज. और बच्चे यूं थे जैसे उन्होंने मक्खियों के नकाब पहन रखे हुए थे, और उनको देख एक गैर वाज़ेह सा एक वेग आइडिया क्रिस्टोफर के जहन में आता था कि ये क्या है, किस किस्म के ये बच्चे हैं. तो ये वो की पॉइंट्स थे जो उसने बोसादा से लेकर अब तक गाडाया पहुंचने तक देखे थे, तो जिसको हमने शॉर्टली यहाँ पर डिस्कस किया. यहाँ पे आज का हमारा लेसन मुकम्मल होता है. तो यहीं से इंशाअल्लाह ताला हम कल शुरू करेंगे जी. अल्लाह हाफिज़.